शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में एक अंतर होता है कि इसमें क्या करते हैं हम कि सभी प्रोसेस को हम एक टाइम अलोकेट कर देते हैं। ए फिक्स टाइम इज अलोकेटेड टू ईच प्रोसेस कॉल्ड क्वांटम फॉर एग्जीक्यूशन। मीन्स हम जितने भी प्रोसेस हैं सभी को बारी बारी से उस टाइम को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे सपोज करो हमने टाइम अलोकेट कर दिया 2 मिली सेकेंड का, तो जितने भी प्रोसेस होंगे सभी के सभी बारी बारी से 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होते चलेंगे। जैसे P2 प्रोसेस है और हमने टाइम ले रखा है कितना 2 मिली सेकेंड, तो सबसे पहले P1 का 2 मिली सेकेंड होगा, तो जैसे 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 21 माइनस 2, तो 19 इसका बच जाएगा। फिर इसमें चलेंगे 3 माइनस 2 तो 1 इसका बच जाएगा, 6 माइनस 2 4 इसका बच जाएगा, और P4 का 2 माइनस 2 मीन्स 0। तो ये पहले ही राउंड में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि P2 पहले राउंड में कंप्लीट हो जाएगा। और जब सेकंड राउंड चलेगा तो उसमें ओनली 3 प्रोसेस रह जाएंगे, P1 P2 और P3। तो सेकंड राउंड में हमारे क्या होगा कि P1 का कितना बचा था 19 और P2 का कितना बचा था 1 बचा था, तो P2 का 1 भी कंप्लीट हो जाएगा और इसमें बचा था 4, तो इसका भी 4 में से 2 हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा। थर्ड राउंड में कौन से बचेंगे P1 और P3। ओके स्टूडेंट, तो हम इस वाले एग्जांपल को अब प्रोसेस करते हैं। और हमने क्वांटम लिया है इसमें कितना 5 मिली सेकेंड, मैंने 2 के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन अब क्वांटम है इसमें 5 मिली सेकेंड। जो भी क्वांटम होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करना है। तो अब देखेंगे जैन चार्ट ड्रॉ करेंगे, जैन चार्ट में 5 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं P1 से, तो P1 का हमने लिया 0 से 5, ठीक है, तो 5 यहां चलेगा तो कितना बचा 16। P2 के लिए 3, तो P2 कंप्लीट हो गया पहले राउंड में, 5 से 3 चलेगा 8, P2 यहीं का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे P3 का 6 था तो 5 यहां चला गया, 8 से 13 में 5 चला गया, तो कितना बचा इसका 1 बचा इसका। और P4 भी पहले में ही पूरा हो गया, 13 से 15 में पूरा हो गया। यानी ये पहला राउंड यहाँ पे खत्म होता है और पहले राउंड में हमारे 2 प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, P2 और P4। अब जब नेक्स्ट राउंड चलेगा तो उसमें कौन से बचे हैं P1 और P3। तो देखो P1 के 5 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे, बचे थे कितने 16, तो 15 से 25 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो 16 माइनस 5 11 इसके बच गए सेकंड राउंड में। और उसके बाद 3 आया, P3 आया जब, तो 5 तो पहले यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, बचा कितना इसका ओनली 1। तो यहाँ पे 20 से 21 तक ये P3 भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सेकंड राउंड में हमारा P3 भी कंप्लीट हो गया। अब जब बचा कौन सा ओनली P1, तो P1 को हम प्रोसेस करेंगे। 10 इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो बचे हैं 11, एक 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया इस वाले राउंड में, और एक 5 इस वाले राउंड में कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना ओनली 1। तो 31 से 32 में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका थोड़ा वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे। देखिए जैसे P1 का वेटिंग टाइम निकालते हैं, तो P1 देखें यहाँ पे, P1 स्टार्टिंग में P1 को मिला था और P1 का 21 है, बस टाइम कितना है 21 हमें प्रोसेस करना है। देखो यहाँ तो इसको कोई वेट करना नहीं पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में P1 को मिल गया, 0 से 5 तक ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद इसको होल्ड पे डाल दिया गया पहले राउंड में, तो यहाँ तक तो इसको कोई वेट नहीं करना पड़ा। यहाँ के बाद में इसको वेट करना पड़ा कहाँ तक, जब तक इसको दोबारा CPU मिला। तो कब मिला CPU इसको 15 पे, तो यहाँ पे मिला इसको दोबारा CPU और यहाँ पे इसने छोड़ा, तो ये जो बीच का टाइम है इसमें इसको वेट करना पड़ा। तो 15 में से अगर 5 माइनस कर दे तो वेट मिल जाएगा, कितना टाइम वेट करना पड़ा 15 माइनस 5 10 का तो वेटिंग यहाँ हुआ इसको, फिर उसके बाद 15 पे दोबारा मिला, लेकिन 20 पे फिर इसने छोड़ दिया। तो फिर यहाँ से कब तक वेट करना, दोबारा कब मिला फिर 21 पे मिला इसको, तो 21 माइनस 21, तो 1 का इसको यहाँ पे फिर वेट करना पड़ेगा। तो टोटल वेटिंग टाइम किसका हुआ इसका 10 + 1 = 11। सभी को समझ में आया, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। 0 से 5 तक ये चला, स्टार्टिंग में 0 पे तक कोई वेट नहीं करना पड़ा, 5 तक ये चला, यहाँ तक इसका प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पे इसको फिर होल्ड पे डाला गया, यहाँ से कहाँ तक दोबारा मिला इसको 15 पे, तो इस बीच में इसको वेट करना पड़ा 15 माइनस 5, तो 10 का वेटिंग टाइम तो यहाँ हो गया। यहाँ से यहाँ तक फिर प्रोसेसिंग नहीं, यहाँ तो 15 से 20 तक कोई वेट नहीं करा, क्योंकि प्रोसेस हुआ है कौन P1। दोबारा कब फ्री करा इसको 20 पे, दोबारा फिर कब मिल गया 21 पे, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का 21 माइनस 20 यानी कि 1, तो 11 का वेटिंग टाइम हुआ किसका P1 का। P2 का आप देखेंगे 5 पे मिला और 8 तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये कितना वेट करना पड़ा इसको स्टार्टिंग में 5 का,
P3 का देखेंगे, P3 को यहाँ पे वेट करना पड़ा कितना 8 का, और फिर दोबारा कब मिला इसको 20 पे, तो 13 में और 20 के बीच का इसको वेट करना पड़ा, तो 20 माइनस 13 इज इक्वल टू 7, तो 8 प्लस 7 15। और ऐसे ही P4 का, P4 में क्या करना पड़ा इसको, P4 को ये पहली बार में यहीं पे पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, तो 13 का वेट इसको करना पड़ा। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 11 मिली सेकेंड। एवरेज वेटिंग टाइम बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा P2 का, P1 का 21 प्लस 11 32, P3 का 6 प्लस 15 21, और P4 का बस टाइम 2 और वेटिंग टाइम 13, तो 2 प्लस 13 15। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को चारों एल्गोरिथम को मैंने एक्सप्लेन के लिए किया है विद एग्जाम्पल, आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी इनकी बुक से जो क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इन्हीं एल्गोरिथम को आपको लैब में भी सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सभी इनका सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे इनके इम्प्लीमेंटेशन का, और उसको अपनी फाइल में लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी हमने पढ़ा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, जब हम एक और एग्जाम्पल उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, कंसीडर 4 प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4 with their burst time स्टूडेंट्स हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3 P4, और उनका बस टाइम हमें दिया हुआ है, और जो एल्गोरिथम है वो हमारी है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो एंड टाइम स्लाइस या क्वांटम भी उसको बोल सकते हैं, या टाइम स्लाइस बोल सकते हैं। टाइम स्लाइस इज 5 यूनिट, 5 यूनिट उसका हमारा टाइम स्लाइस दिया हुआ है। कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एंड कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, सभी को समझ में आया होगा, इजीली हम देख सकते हैं इसको कि हमें टर्न अराउंड टाइम और वो कैलकुलेट करना है। कुछ हमारा इस प्रकार से है, कि हमारे 4 प्रोसेस हैं, तो प्रोसेस ये हो गया बस टाइम। ठीक है, P1 P2 P3 और P4, और बस टाइम दिया है स्टूडेंट 21 3 6 और 2। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं। फिर हमारा 22 है, ये 8 है, और ये हमारा 6 है, और ये 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब जैसा एक एग्जांपल अभी हमने देखा है, सेम एग्जांपल ही हमारा उसी के एक और रिपीट कर रहा हूँ मैं, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम, उसमें हम अराइवल टाइम को भी डिस्कस करेंगे। जब हम नेक्स्ट एग्जांपल कर चुके होंगे तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अपना कंसेप्ट राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको इजीली मैनेज कर पाएंगे। टाइम स्लाइस हमारा 5 दिया हुआ है,
उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मैनेज करते हुए चलना है। अब देखिए सबसे स्टार्टिंग में हमारा P1 चलेगा 0 से 5। ओके स्टूडेंट, अब जब 5 इसका यहाँ चला गया है तो 22 में से 5 यहाँ पे पहुँच गया तो कितना बच गया, 17 इसका भी बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर अब जब टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग हमारा जितने भी प्रोसेस है सबको एक एक बार उतने ही टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। जिसका जितना भी रिमेनिंग रहेगा उसको दोबारा फिर नेक्स्ट साइकिल में कंप्लीट करेंगे। यानी कि क्या होता है, राउंड रॉबिन में एक साइकिल कंप्लीट करनी होती है। जितना भी टाइम स्लाइस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही टाइम स्लाइस में हम इसको रिपीट करते रहेंगे। एक बार स्टार्टिंग से चलेंगे, एंड तक जितने भी प्रोसेस हैं सभी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे दोबारा फिर हम फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर इस दौरान इसी बीच में कोई प्रोसेस पहले ही राउंड में कंप्लीट हो जाता है तो उसको, जब वो उसका काम कंप्लीट हो गया तो उसको दोबारा में एग्जीक्यूट के लिए कोई बचा नहीं है तो वो प्रोसेस से हमारे या साइकिल से हमारी हट जाएगा। अभी देखेंगे उसको हम कैसे बता रहा हूँ मैं। P1 फिर P2 का भी हम चलाएंगे 5 तो चलेगा 10। अब देखिए 5 इसके चलेंगे 8 था, 8 में से 5 कितने बचेंगे, तो यहाँ पे इसके बच गए हैं 3। अब P3 की बात करेंगे, P3 चलेगा हमारा ये हो जाएगा 15 तो इसका कितना बच गया 1। और देखिए स्टूडेंट अब चलेगा हमारा P4। अब P4 में 5 पूरे स्लाइस नहीं है, इससे कितने हैं 4 हैं, तो ये एक बार में कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 19। यानी कि P2 पहली ही साइकिल में हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे इजीली P2 हमारा पहली ही साइकिल में कंप्लीट हो गया है, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब देखिए दोबारा फिर चलेंगे स्टूडेंट P1 से। P1 के हमारे थे अब 24 हो जाएगा। P2 के बचे थे 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 27। फिर P3 का बचा था 1 तो यानी कि 27 हो जाएगा 28। अब P4 पहले ही कंप्लीट हो चुका है तो P1 हमारा चलेगा स्टूडेंट अपने टाइम स्लाइस में। P1 चलेगा दोबारा फिर 33 और फिर चलेगा P1 38 और फिर चलेगा P1 हमारा कितना 40। तो देखिए जेंट चार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार स्टार्टेड करेंगे 5-5 का टाइम स्लाइस सभी के लिए लेंगे, जिससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी प्रोसेस हैं सभी को इक्वल टाइम मिलता चला जाएगा और वो उसी दौरान अपना जितना भी उनका बस टाइम है उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इस बीच अगर कोई प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे साइकिल से बाहर हो जाएगा। हम प्रोसेस को जितना भी हमारा टाइम स्लाइस दिया हुआ है, क्वांटम दिया हुआ है, उससे ज़्यादा उसको नहीं कर सकते। और उसी के अकॉर्डिंग अगर किसी का सपोज के लिए बस टाइम 6 है और टाइम स्लाइस हमारी 5 है तो उसके 6 बस टाइम को हम एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते। उसमें से हम 5 को पहले कंप्लीट करेंगे और जब बचा हुआ 1 है उसको नेक्स्ट राउंड में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा जेंट चार्ट, ये हमने यहाँ पे बना दिया है। इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे की प्रोसेस अपनी करनी है। आगे हमें स्टूडेंट वेटिंग टाइम निकालना है और टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना है। उसके बाद हमें एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और अलग अलग तरीके से हम इनको करते हुए देखा है। जितने भी हमारी सारी एल्गोरिथम्स हैं उनके क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं। वेटिंग टाइम को भी हम उसी तरीके से निकालेंगे, जितना भी किसी प्रोसेस ने जितना भी टाइम वेट किया है वो सारा यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वेटिंग टाइम। तो देखिए वेटिंग टाइम ऑफ P1। अब स्टूडेंट आपको P1 का वेटिंग टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ तो इसने 5 का वेट किया है, ठीक है। यहाँ पे 0 पे आया तो कोई वेटिंग नहीं करना पड़ा, ठीक है। फिर यहाँ से और यहाँ तक के बीच वेट करा है तो 19 - 5 यानी कि 19 - 5 बराबर 14। तो 14 का तो वेट यहाँ गया प्लस, फिर देखिए यहाँ पे दोबारा मिला है 28 पे और जब 28 पे मिला है तो कंप्लीट हो गया। तो 28 - 19
तो यानी कि 9 का यहाँ पे वेट किया है, तो 25 यूनिट का वेट किया है टोटल P1 में। क्लियर हुआ होगा आपको कितने टाइम का वेट करना पड़ा? पूरा 25 यूनिट का वेट किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 पे आया था और 5 मिनट पे दोबारा उसने छोड़ दिया। अब देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक तो उसने वेट नहीं किया, यहाँ के बाद से वेटिंग करना शुरू हुआ, यहाँ से वेट करना शुरू किया और उसके बाद 9 तक वेट किया। 9 तक वेट करने के बाद में तो 23 होता है स्टूडेंट। एक बार दोबारा रीचेक करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारी जो मिस्टेक की चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। 14 और 9 कितना होता है? 23। ठीक है। अब देखिए वेटिंग टाइप हो P2 का वेटिंग टाइम देखिए आप, P2 का वेटिंग टाइम है यहाँ पे 5 का, यहाँ तक का वेट करना पड़ा। उसके बाद से फिर 5 प्लस 24 माइनस 10 यानी कि 14 का यहाँ से आगे करना पड़ा और इसी में ये कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया 19। जो P2 का हो गया है वो हो गया है 19। अब आप देखेंगे P3 का। P3 को 10 का वेट तो यहाँ करना पड़ा। कब मिला है? आए थे सब एक साथ, लेकिन 10 पे मिला तो स्टार्टिंग से और 10 तक की वेटिंग में रहा। 10 का तो यहाँ तक मिला और फिर 15 पे और 27 माइनस 15 12, तो 12 का यहाँ हो गया, तो ये 20। तो एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट, P3 को 10 पे CPU मिला है तो स्टार्टिंग से 10 तक का तो वेट करना पड़ा, तो ये हो गया। और फिर 10 के बाद में दोबारा P3 को कब मिला है? हमारा P3 को मिला है 27 पे। जब 27 पे इसको CPU मिला है तो 27 पे तो मिला है और 15 पे से चला गया था, तो 15 माइनस 17 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 12। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद चलेंगे P4 के ऊपर। P4 पे देखेंगे आप तो P4 पे आप जब देखेंगे तो P4 को स्टार्टिंग में देखिए 15 पे तो वेट स्टार्टिंग में करना पड़ा। ठीक है, 15 का वेट तो स्टार्टिंग में ही से करना पड़ा है। उसके बाद देखिए दोबारा कब मिला है? P4 का क्या था? P4 पहली ही बार में कंप्लीट हो गया, तो उसे टोटल जो वेट करना पड़ा वो 15 का ही करना पड़ा, तो इसका वेटिंग टाइम रहेगा 15। सभी का वेटिंग टाइम निकालना बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बताया आप सभी को, अलग अलग करके जितना भी उसने प्रोसेस किया है वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम होगा, और बाकी जितना टाइम फ्री रहा है हमारा कोई भी प्रोसेस, तो उसका वेटिंग टाइम है, उतना टाइम उसे वेट करना पड़ा है। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 23 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 15 डिवाइड बाई 4। तो इन सबको आप ऐड करिए, 79/4। $19.75 इसका हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आया। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट टर्न अराउंड टाइम की। तो टर्न अराउंड टाइम और P1, तो देखिए आपको पता ही होता है वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम होता है। क्या होता है? वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। तो P1 का वेटिंग टाइम है हमारा 23, बस टाइम है 22, तो ये हो जाएगा 45। P2 के लिए बात करेंगे, P2 का वेटिंग टाइम है 19 और बस टाइम है 8, तो हो जाएगा 27। P3 का हमारा
बस टाइम है 22 और वेटिंग टाइम है 6, बराबर हो जाएगा 28 और P4 का हो जाएगा देखिए 15 + 4 बराबर 19। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम आप सब देख सकते हैं। जो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है, वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम होता है। तो वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम होता है, तो 23 + 22 45 हो गया इसका, 19 + 8 हो गया इसका, 22 + 6 हो गया इसका, और 15 + 4 हो गया इसका। टोटल हो गया हमारा 19। ओके, तो ये था हमारा वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा 45 + 27 + 28 + 19 डिवाइड बाई 4। तो देखेंगे आप सबको ऐड करोगे तो 119 हो गया ये, ठीक है। और 4 से जब डिवाइड करेंगे 29.75 यूनिट आएगा हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमने इजीली क्वेश्चन अपना किया है। सबसे पहले जेंट चार्ट ड्रॉ किया है, उसके बाद से हमने इसको निकाला है एवरेज वेटिंग टाइम, उसके बाद फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप जब भी करें एक बार रिपीट जरूर करें, जिससे आपका जो कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक होने की जो संभावना होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब भी आपने एक बार वेटिंग टाइम को अगर आप रिपीट कर लेंगे तो वेटिंग टाइम अगर आपका सही से कैलकुलेट हो गया है तो आगे की 3 चीज़ें जो होती हैं, एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, सभी को निकालना आपके लिए ईजी हो जाता है। अगर आपने वेटिंग टाइम निकालने में ही कहीं गड़बड़ कर दी तो आपका जो आगे का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आप इजीली नहीं निकाल पाएंगे, वहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका जो आंसर्स हैं वो आपके सही नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है अपना क्वेश्चन करते हुए कि आपने जितना भी डाटा कैलकुलेट किया है वो एक्यूरेट है या नहीं। तो वेटिंग टाइम निकालते हुए एक बार आप जेंट चार्ट से दोबारा ज़रूर मैच कर लें, जिससे आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो आपकी फिगर्स आ रही हैं वो बिल्कुल अच्छे से चेक हो जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और अब हम करते हैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें अराइवल टाइम भी गिवन होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जेंट चार्ट ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा टिपिकल रहेगा, जो हमने पीछे 2 एग्जाम्पल अब तक करे हैं उनसे थोड़ा इजी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर 5 प्रोसेसेस with bus time P1, P2, P3, P4 और P5, ठीक है। एंड टाइम स्लाइस इज 4 यूनिट। जो उसका टाइम स्लाइस गिवन है वो है हमारा 4 यूनिट। 4 यूनिट हमें टाइम स्लाइस दिया हुआ है, 4-4 यूनिट तक हम एक सिंगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट द
एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया है गिवन इसमें अराइवल टाइम, गिवन अराइवल टाइम। अराइवल टाइम भी इस क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया है, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा और लॉजिकली हो गया है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अराइवल टाइम के आ जाने से। अगर क्वेश्चन में अराइवल टाइम आ गया है तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन को और बारीकी से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमें एक और चीज़ आ गई है, टाइम स्लाइस के साथ साथ अराइवल टाइम को भी हमें ध्यान में रखना। ओके, तो वो भी हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हमारा अराइवल टाइम क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रोसेस, अराइवल टाइम और बस टाइम, P1 P2 P3 P4 P5, 5 प्रोसेस हमने लिख दिए हैं। अराइवल टाइम आया है 0 1 2 4 3। ठीक है, और ये बस टाइम हमारा 5 6 3 1 5। ठीक है, तो ये है। तो स्टूडेंट हमें जेंट चार्ट ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जेंट चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए 0 पर हमारे पास P1 है और टाइम स्लाइस स्टूडेंट 4 का है, ध्यान रखेंगे हम 4 यूनिट का है। तो सबसे पहले P1 को रन करेंगे 4 यूनिट। ठीक है, उसके बाद फिर P2 को, और देखो 4 तक आते आते हमारे पास ये भी आ गया है, ये भी। ठीक है, 4 तक आते आते सारे आ गए हैं। तो हमें टाइम स्लाइस अराइवल टाइम को ध्यान में रखते हुए करना है। P2 8 पर चलेंगे, P3 का है बस टाइम 3 है तो इसे लगेंगे 11। फिर P4 पे जाएंगे तो स्टूडेंट हमें 1 यूनिट है उसका बस टाइम, तो 12 तक जाएगा ये। उसके बाद P5 जाएगा 16 तक। उसके बाद फिर P1 17, P2 19। अब 19 क्यों है, देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है इसमें कि जो हमारा P2 प्रोसेस है उसके 4 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो 6 में से अगर 4 यूनिट पीछे कंप्लीट कर लेंगे तो कितने बचेंगे 2। तो 17 से 19 तक उसके 2 कंप्लीट हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप P1 की बात करेंगे तो P1 का इस बार सेकंड राउंड में कितना चला है, देखिए P2 सेकंड राउंड में 1 यूनिट चला है, 16 से 17 में कंप्लीट हो गया। उसका रीज़न ये है कि जो P1 है, P1 का जो बस टाइम है वो है 5। कितना है 5, और 5 में से 4 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। 5 में से 4 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो कितना बचेगा 5 - 4 1 यूनिट। और जब 1 यूनिट आपको कंप्लीट करना है सेकंड राउंड में तो 16 से 17 में हमारा 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। 16 से 17 में हमारा 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है। तो 16 से 17 में हमारा 1 यूनिट पहले ही कंप्लीट हो रहा है। और 20 से 16 चलेगा और 11 से 12।
तो ये अब देखिए P2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात करें P3 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। P4 भी हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है हमारा P1, तो P1 भी हमारा 20 तक कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जो जेंट चार्ट था वो हमारा इजीली ड्रॉ हो गया है। और जो जेंट चार्ट की बात करें तो जेंट चार्ट में हमारे अराइवल टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि अराइवल टाइम में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं बन पाई जिससे हमें किसी प्रोसेस को रोकना पड़े और किसी को स्टार्ट करना पड़े। जेंट चार्ट हमारा इजीली बनता चला जा रहा है, जबकि अराइवल टाइम से उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर आप बात करेंगे अब अपने वेटिंग टाइम फॉर P1 की, तो देखिए P1 का वेटिंग, अब इसमें हमें अराइवल टाइम पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। P1 का वेटिंग टाइम स्टार्टिंग में कुछ नहीं, 0 पे आया था, 0 पे इसको मिल गया था, लेकिन 4 पे इसने छोड़ा और दोबारा कब मिला इसको 16 पे। तो 16 माइनस 4 बराबर 12। तो जो हमारा P1 का वेटिंग टाइम निकल गया है वो आया है 12। ठीक है, 16 माइनस 14। अब अगर मैं बात करूँ P2 के वेटिंग टाइम की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो देखिए P2 कब आया था, P2 आया था 1 पे। P2 1 पे हमारा आया है और 1 पे से देखिए P2 को मिला है 4 पे, तो 4 माइनस 1 तो 3 तो हो गया ये, 4 माइनस 1 3 तो हो गया ये। और फिर दोबारा कब मिला है P2 को, P2 मिला 17 पे, तो 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो टोटल जो वेटिंग टाइम निकल के आया है P2 का वो आया है 12। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में 4 पे मिला आया था P1 1 पे, तो 4 माइनस 1 3, और जब दोबारा की बात करें 17 पे दोबारा से मिला है और छोड़ा था 8 पे, तो 17 माइनस 8 बराबर 9, तो ये हो गया 12। ठीक है, अब वेटिंग टाइम फॉर P3 2 पे आया है। ठीक है, मिलाया कब इसको 8 पर, तो 2 8 माइनस 2 बराबर 6। वेटिंग टाइम अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको बहुत ही बारीकी से इसको स्टडी करना है, जिससे आपकी कोई मिस्टेक ना हो, ताकि अगर आप वेटिंग टाइम में ही कोई गड़बड़ कर देंगे तो जो आपका आगे की कैलकुलेशंस हैं उन पे सब पे इसका इफेक्ट होगा। अगर आगे की कैलकुलेशन आप करेंगे तो सब पे इनका इफेक्ट जाएगा। तो अगर वेटिंग टाइम में कोई मिस्टेक हो गई है तो आगे की कैलकुलेशन भी सारी आपकी रॉन्ग हो जाएंगी, देखिए गलत हो जाएंगी, और आपका जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब देखिए P3 की मैं दोबारा बता देता हूँ 6 कैसे आया है। 2 पे आया है P3 और 8 पे मिला है इसको स्टार्टिंग में, तो 8 माइनस 2 6। और आप देख रहे हैं जो P3 है वो हमारा एक बार में ही कंप्लीट हो गया, दोबारा इसको हमें यूज़ नहीं किया है, तो इसका जो वेटिंग टाइम है वो ओनली 6 है। ठीक है, तो जो इसका वेटिंग टाइम है वो ओनली 6 है। 6 के बाद आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अब बात करें P4 की। P4 का भी जो हमारा बस टाइम है वो 1 था, तो ये भी एक बार में ही कंप्लीट हुआ है। P1 जो P4 है वो भी एक बार में ही हमारा कंप्लीट हुआ है। तो देखिए P4 का जो अराइवल टाइम है वो 4 है, और जो मिला है उसको CPU मिला है 11 पे। ठीक है, तो 11 पे CPU मिला है और आया था 4 पे, तो 11 माइनस 4 बराबर 7। तो इसका वेटिंग टाइम आएगा 7। एक बार में ही ये कंप्लीट हो गया है, दोबारा इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, फर्स्ट टाइम में ही इसका सारा बस टाइम को कंप्लीट किया गया है। तो आपका जितना भी डेटा है वो सारा फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट हो गया है। और अब बात करेंगे P5 की। तो P5 का आप देख सकते हैं, P5 आया था हमारा 3 पे। ठीक है, और जो
CPU मिला है P5 को, मिला है 12 पे, ठीक है। 12 पे मिला है, आया था 3 पे, तो 12 माइनस 3 बराबर 9 प्लस। अब देखिए एक बार में कंप्लीट नहीं है, दोबारा फिर आया है, दोबारा देखिए जेंट चार्ट में P5 को एक बार में ही कंप्लीट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। P5 को भी आपको एक बार लेना पड़ेगा और P5 के होने से आपका जेंट चार्ट हो जाएगा ये। तो देखिए दोबारा मिला है 20 पे और छोड़ा था कब 16 पे, तो 20 माइनस 16 बराबर 4 बराबर 13, ठीक है। आप देख रहे होंगे सभी का जो वेटिंग टाइम है आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। P1 का भी 12, P2 का भी 12, P3 का 6, P4 का 7 और P5 का 13 आया, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम फॉर P1। हो गया तो एवरेज वेटिंग टाइम हमें निकालना है। एवरेज वेटिंग टाइम तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 अपॉन 5। तो इसे लेंगे आप तो 12 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 13 बाई 5। तो देखिए 50 बाई 5 यानी कि 10 यूनिट। तो जो इसका वेटिंग टाइम आ रहा है वो आ रहा है 10 यूनिट। तो एवरेज वेटिंग टाइम स्टूडेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो आया है हमारा 10 यूनिट। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 अपॉन 5 हम करेंगे। जो भी हमारे पास इनके बस टाइम गिवन है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनको करते हुए चलेंगे और अपना एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। तो P1 की अगर बात करेंगे तो P1 का वेटिंग टाइम है 12, बस टाइम है 5 बराबर 17। अब बात करेंगे अगर P2 की, तो P2 का जो वेटिंग टाइम है वो है 12 और जो बस टाइम है वो है 6, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब बात करेंगे P3 की, तो जो P3 का वेटिंग टाइम है वो है 6 और जो उसका बस टाइम है वो है 3, तो ये हो जाएगा 9। P4 का वेटिंग टाइम है 7, बस टाइम है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 1 8। P5 की बात करेंगे तो P5 में हो जाएगा हमारा 5, बस टाइम है और वेटिंग टाइम हो रहा है इसका 13, तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो फ्रेंड्स सारे हमने निकाल लिए हैं, एवरेज आप निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, जितना उनका टर्न अराउंड टाइम आया है उन सबको हम ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 17 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 18 डिवाइड बाई 5, तो 35 और 9 44 और 8 52 60 70 बाई 5, क्या है हमारा 70 बाई 5। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 14
यूनिट। तो ये आ रहा है हमारा 14 यूनिट। तो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन भी अपना इजीली कर लिया है, जिसमें अराइवल टाइम भी गिवन था और टर्न अराउंड टाइम भी हमारा गिवन था। तो यहाँ से हमें करना है अपना क्वेश्चन। इस तरीके से आप राउंड रॉबिन के क्वेश्चन कर सकते हैं, उनका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, जिससे जेंट चार्ट आप ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन जो गिवन होगा उसकी हेल्प से, और फिर उसका वेटिंग टाइम निकालेंगे, फिर एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, और उसके बाद अपना टर्न अराउंड टाइम, और फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो ये जो आज मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, इनकी हेल्प से आपको जो हमारी राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और सारे एग्जाम उसका क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व कर पाएंगे।